गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम हाउसवाइफ्स की आईटीआर फाइलिंग के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, होता क्या है, जब भी अक्सर घरों में टैक्स प्लानिंग की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले अपनी वाइफ का, अपनी मदर का, अपनी डॉटर इन लॉ का नाम आता है, जो कि अक्सर हाउसवाइफ्स होती हैं और जिनकी कोई भी रेगुलर सैलरी इनकम नहीं होती। अब लोग करते क्या है, टैक्स प्लानिंग के पर्पज से अपने अकाउंट से इन्वेस्टमेंट ना करके अपनी मदर, डॉटर इन लॉ या वाइफ के अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, और कुछ लोग तो F&O और इंट्राडे ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। पर्पस क्या होता है? मैक्सिमम टैक्स सेविंग। और फिर जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो फिर लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है कि क्या हाउसवाइफ्स की आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है? हाउसवाइफ के अकाउंट में जो भी पैसा आता है, कौन सा पैसा उसमें टैक्सेबल होता है, कौन सा टैक्सेबल नहीं होता है? कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ इनकम पर हाउसवाइफ को टैक्स पे नहीं करना होता, बल्कि उनके हस्बैंड पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। मतलब क्लबिंग प्रोविजंस जो होते हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो कौन सी इनकम होती है जिसपे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं? अब क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है तो टैक्स प्लानिंग का जो पर्पस है वो ही डिफीट हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल ना हो? इसको अवॉइड कैसे करें कि जो वाइफ की इनकम है वो वाइफ के हैंड्स में ही टैक्सेबल हो, हस्बैंड के हैंड्स में टैक्सेबल ना हो? उसके बाद में कौन सा आईटीआर फॉर्म हाउसवाइफ्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इनके आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, कब, किन किन केसेस में इनके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है, और अगर ये आईटीआर फाइल कर दे तो इनके आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट्स इनको क्या मिलते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ई फाइलिंग पोर्टल पर प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हाउसवाइफ्स के आईटीआर को फाइल करना भी सीखेंगे। तो इससे होगा क्या, जब आप प्रोविजंस को समझकर आईटीआर फाइलिंग सीख लेंगे तो आप खुद से घर बैठे अपनी मदर का, अपनी वाइफ का, अपनी डॉटर इन लॉ का, अपनी सिस्टर का आईटीआर फाइल कर पाएंगे, वो भी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ में। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाउसवाइफ के अकाउंट में किन किन सोर्सेज से पैसा आता है और उसमें से कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। देखिए, सबसे पहले हाउसवाइफ का एक सेविंग अकाउंट तो होगा ही होगा। उस सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलती है, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होती है, इस पर टैक्स पे करना होता है और इसको अपनी आईटीआर में भी रिपोर्ट करना होता है। इसके बाद में अगर हाउसवाइफ ने कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखी है तो उस फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट उनको मिल रही होगी। ये जो इंटरेस्ट होती है ये भी टैक्सेबल होती है, ये इनकी इनकम होती है, इस पर टैक्स पे करना होता है और आईटीआर में भी रिपोर्ट करना होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है कि जब भी बैंक फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट को पे करती है और ये इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए से ज्यादा होती है तो बैंक क्या करती है, पहले 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करती है और फिर नेट इंटरेस्ट पे करती है। अब लेट सपोज किसी हाउसवाइफ को पूरे साल में 60,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम मिलनी होती है एफडी पर, तो बैंक पूरे 60,000 पे नहीं करेगी, इसमें से 10% की रेट से मतलब 6,000 रुपए डिडक्ट कर लेगी और जो बैलेंस अमाउंट है 54,000 ये ही हाउसवाइफ को पे करेगी। और अगर हाउसवाइफ की एज 60 साल या उससे ज्यादा है, मतलब वो सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख से ज्यादा की इंटरेस्ट अगर उनको पूरे साल में मिलनी होती है तो ही 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। ओके, अब ये टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर www.incometax.gov.in इस पर जाना होता है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद में आपको वहां पर फॉर्म 26A शो होता है। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में अगर आपका किसी भी सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप अपना आईटीआर जरूर फाइल करें। अपनी आईटीआर को फाइल करके आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो आप चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो,
ठीक है, आपको क्या करना होता है, अपने फॉर्म 26 ईयर्स को आपको जरूर चेक करना चाहिए और वहां पर अगर आपका कोई टीडीएस का अमाउंट शो हो रहा है तो आप अपना आईटीआर जरूर फाइल करें, तभी आपको इसका रिफंड मिलेगा। आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपको इसका रिफंड नहीं मिलेगा, ये पैसा आपका गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। नेक्स्ट है पिन मनी। हाउसवाइफ क्या करती है, उनके अकाउंट में एक पैसा आता है पिन मनी का। पिन मनी क्या होती है, देखिए क्या होता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को टाइम टू टाइम घर खर्च के लिए कुछ ना कुछ पैसा देते रहते हैं। इस पैसे में से हाउसवाइफ घर का खर्चा चलाती हैं और कुछ पैसा बचा भी लेती है, कुछ पैसे को सेव कर लेती हैं। तो घर खर्च के बाद में ये जो बचा हुआ पैसा होता है इसको बोला जाता है पिन मनी। अब ये जो हाउसवाइफ है कभी कभी क्या करती है कि इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट भी कर देती हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या पिन मनी इन हाउसवाइफ की कोई इनकम होती है? देन आंसर इज नो, ये इनकी इनकम नहीं होती। तो इस तरीके का कैश जो पिन मनी वाला कैश होता है, इसको अगर बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो ये आपकी इनकम नहीं होती, इसीलिए इस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता और ना ही इसको आपको अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना होता है। क्लियर? अब होता क्या है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को घर खर्च के लिए कैश देते रहते हैं और कभी कभी क्या करती हैं कि वो सेविंग के लिए अपने अकाउंट से डायरेक्ट वाइफ के अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर भी कर देती हैं। ओके, तो जब हस्बैंड अपनी वाइफ के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करती हैं तो क्या ये वाइफ की इनकम होती है? देन आंसर इज नो। ये क्या होता है, वाइफ के लिए अपने हस्बैंड से मिला हुआ गिफ्ट होता है। तो ये जो गिफ्ट होता है, क्योंकि वाइफ की इनकम नहीं होती इसीलिए इस पर कोई टैक्स पे नहीं करना होता और ना ही इसको अपनी आईटीआर में वाइफ को रिपोर्ट करना होता है। क्लियर? अभी तक क्या होता था, ऐसा ही होता था कि जब कोई भी गिफ्ट मिलता था हमको किसी रिलेटिव से तो हमें अपनी आईटीआर में कहीं भी इसको रिपोर्ट नहीं करना होता था और ना ही हमारे पास कोई ऑप्शन होता था। लेकिन कल से ही क्या हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी यूटिलिटीज में चेंज कर दिया है, अपने स्कीमा में चेंज कर दिया है। अब क्या है, जब आप एग्जेम्प्ट इनकम शेड्यूल में जाएंगे तो वहां पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिसीव्ड नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। जो आपकी इनकम नहीं है आप उसको भी अब यहाँ पर अपने आईटीआर को फाइल करते टाइम शो कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है किसी स्पेसिफाइड रिलेटिव से, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, रूरल एग्रीकल्चर इनकम, पहले आप क्या करते थे, उसको सेल करते थे, उससे आपको जो भी गेन होता था, जो भी प्रॉफिट होता था, आपको अपने आईटीआर में कहीं भी उसको रिपोर्ट नहीं करना होता था, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम हमारी कैपिटल एसेट नहीं होती, तो इससे कोई कैपिटल गेन नहीं होता, मतलब ये हमारी इनकम नहीं होती थी। तो हमें इसे अपने आईटीआर में कहीं भी रिपोर्ट नहीं करना होता था, चाहे करोड़ों की हमारी इनकम इससे क्यों ना हुई हो। लेकिन अब आपको जो इनकम नहीं है उसको भी अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करके गवर्नमेंट को बताना होगा। क्लियर? अब देखिए होता क्या है, अगर वाइफ, लेट सपोज किसी हस्बैंड ने, अब मिस्टर ए ने अपनी वाइफ मिसेस ए को 6 लाख रुपीज जो है वो अपने बैंक से ट्रांसफर किए, 6 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दिए वाइफ के हैंड्स में। ये क्या है, ये 6 लाख रुपीज क्या है, गिफ्ट है। क्या इनकी इनकम है? नहीं। क्या है, इस पर वाइफ को टैक्स पे करना होगा? देन आंसर इज नो। अब वाइफ क्या करती है, इन 6 लाख रुपीज को कहीं इन्वेस्ट कर देती है। लेट सपोज वाइफ क्या करती है, इसकी एफडी करा लेती है। अब इस एफडी से इनको इंटरेस्ट इनकम मिलती है। 6 लाख की एफडी कराई, लेट सपोज बैंक 7% की रेट से इंटरेस्ट पे करती है, तो यहाँ पर इनको 42,000 रुपीज की इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो जाएगी। ये जो इंटरेस्ट इनकम होती है अब ये इनकम बन जाती है, लेकिन ये इनकम वाइफ की इनकम नहीं होती, यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं और ये जो 42,000 रुपीज है ये क्या बन जाती है, हस्बैंड की इनकम बन जाती है और हस्बैंड को ये इस पर टैक्स पे करना होता है और अपने आईटीआर में भी इसको रिपोर्ट करना होता है। तो देखिए होता क्या है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट दिया और वाइफ उस गिफ्ट को कहीं इन्वेस्ट करके कोई इनकम अर्न करती है तो उस पर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब ये नहीं है कि एफडी कराई, एफडी की इनकम ही क्लब होगी। वाइफ ने अगर कोई बिजनेस किया, उस बिजनेस में ये अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, उस बिजनेस की जो इनकम हो रही है वो उस पर भी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो भी हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी। अगर वाइफ क्या करती है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप कर लेती है, वहां पर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करती है, तो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिल रही है वो तो टैक्सेबल होती है, तो वो हस्बैंड के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। ऐसे ही अगर वाइफ ने क्या किया, शेयर्स में पैसा लगा दिया,
ठीक है, उस पैसे को शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, उस पैसे के म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, अब इनसे जो इनकम हो रही है इसकी क्लबिंग हो जाएगी, या इन शेयर्स को म्यूचुअल फंड्स को सेल कर दिया, कैपिटल गेन की इनकम होगी, वो भी हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी। ओके, तो इस तरह से क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। और जो इंटरेस्ट इनकम है, लेट्स सपोज इनकम हो गई, इसकी तो क्लबिंग हो जाएगी। अब इस इनकम को भी कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उस इनकम पर जो इनकम होती है इसकी क्लबिंग नहीं होती। ठीक है, तो इनकम ऑन इनकम की क्लबिंग नहीं होती, केवल जो फर्स्ट इनकम होती है उसकी क्लबिंग की जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि काफी लोग कहते हैं कि जब क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया तो हमारे जो टैक्स प्लानिंग है वो ही डिफीट हो जाती है, टैक्स प्लानिंग का पर्पस ही डिफीट हो जाता है। तो टैक्स प्लानिंग यहाँ पर देखिए लोग करते क्या है, जैसे लेट्स सपोज मिस्टर ये जॉब करते हैं और इनको 30 लाख की सैलरी मिलती है। ठीक है, 30 लाख की सैलरी इनकम होती है इनके पूरे साल की। अब मिस्टर ए यहाँ पर खुद 30% की टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, तो इनको 30% टैक्स पे करना होता है। अब अगर ये अपने अकाउंट से 6 लाख रुपीस की एफडी कराते हैं, उस 6 लाख रुपीस पर जो 42,000 रुपीस की इंटरेस्ट इनकम मिलेगी इनको इस पर भी 30% टैक्स पे करना होगा। ओके, लेकिन इनकी जो वाइफ है वो कहीं जॉब नहीं करती है ना, तो ये क्या करती हैं, ये टैक्स प्लानिंग के पर्पस से ये सोचते हैं कि 6 लाख रुपीस की एफडी मैं खुद नहीं कराता हूँ, ये जो 6 लाख रुपीस हैं वो अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये जो इस पर जो इनको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो इनके हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। मेरे हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, इन्हीं के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, और इनके कोई और इनकम है नहीं, इनकी टोटल इनकम 4 लाख से कम है, तो इसलिए इनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी भी नहीं आएगी, ऐसा मिस्टर ये सोचते हैं। और ये गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल कर देती है। तो ये जो 42,000 रुपीज की इंटरेस्ट इनकम है ये इनके हैंड्स में टैक्सेबल ना होकर हस्बैंड के हैंड्स में ही टैक्सेबल हो जाती है अल्टीमेटली। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो हमारी टैक्स प्लानिंग ही डिफीट हो गई, अब हम इससे कैसे बच सकते हैं कि क्लबिंग एप्लीकेबल ना हो। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी वाइफ को अपने हस्बैंड से जब कोई गिफ्ट मिलता है और उस गिफ्ट को इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो इनकम होती है उसकी क्लबिंग की जाती है। अगर वाइफ को यहाँ पर हस्बैंड से पैसा ना मिले, किसी अदर पर्सन से कोई गिफ्ट मिले, तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती। ओके, तो अगर यहाँ पर वाइफ को हस्बैंड से पैसा नहीं मिलता है, अपने बच्चों से पैसा मिलता है, अपने सन से या फिर अपनी डॉटर से कोई गिफ्ट रिसीव होता है, ओके, सन से या डॉटर से कोई गिफ्ट रिसीव होता है और उस गिफ्ट को इन्वेस्ट करके इनकम को अर्न किया जाता है, तो उस पर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग ये हो सकती है कि हस्बैंड डायरेक्ट पैसा गिफ्ट ना करके जो है किसी और के थ्रू गिफ्ट करे, तो क्लबिंग प्रोविजन से बचा जा सकता है। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर यही है कि अगर गिफ्टेड मनी की एफडी की जाती है, अगर वो गिफ्टेड मनी हस्बैंड से रिसीव होती है तो वहां पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन किसी और से रिसीव होता है वो गिफ्ट, अगर जैसे बच्चों से रिसीव होता है तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। यहाँ पर उस गिफ्ट को इन्वेस्ट करके आपको जो इनकम मिलती है, जैसे कि एफडी का हमने एग्जाम्पल लिया, इसकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो वाइफ के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी और वाइफ को ही उस पर टैक्स पे करना होगा और अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना होगा। क्लियर। नाउ लेट्स सपोज वाइफ के पास कोई प्रॉपर्टी है, वाइफ के हैंड्स में कोई प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, वहां वो उन्होंने क्या कर रखा है, लेट आउट कर रखा है, तो वहां से जो रेंटल इनकम मिलती है वो भी वाइफ के हैंड्स में टैक्सेबल होती है, उस पर वाइफ को ही टैक्स पे करना होता है, अपनी आईटीआर में उसको रिपोर्ट करना होता है। लेकिन अगर ये जो प्रॉपर्टी है ये हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट की थी, ठीक है, हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट की थी, क्यों, क्योंकि हस्बैंड को क्या हो रहा था ना, इससे लेट्स सपोज 1 लाख रुपीस का रेंट रिसीव हो रहा था पूरे साल का और हस्बैंड को इस पर 30% टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो हस्बैंड ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को मिसेज ए को गिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ, 1 लाख रुपीस की जो रेंटल इनकम है ये मिसेज एक्स को मिल रही थी। अब मिसेज एक्स को क्या इस पर टैक्स पे करना होगा, देन आंसर इज नो। यहाँ पर क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो जो हस्बैंड है वो क्या माना जाता है, डीम्ड ओनर माना जाता है। इस केस में उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो हस्बैंड की इनकम ही मानी जाएगी, क्योंकि ये डीम्ड ओनर है, इसी की इनकम मानी जाएगी, इसी को उस पर टैक्स पे करना होगा। तो अगर इसके नाम की प्रॉपर्टी है जो इसके थ्रू खरीदी गई थी तो मिसेज एक्स की ही, हाउस वाइफ की ही वो रेंटल इनकम होगी। लेकिन अगर वो गिफ्टेड प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं बोलेंगे, गिफ्टेड प्रॉपर्टी केस में डीम्ड ओनर होता है। ठीक है,
तो ये डीम्ड ओनर होती है हस्बैंड, और ये जो रेंटल इनकम है ये हस्बैंड के एंड्स में ही टैक्सेबल होती है और हस्बैंड को ही अपनी आईटीआर में इसको रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट इज फैमिली पेंशन की इनकम। तो देखिए हस्बैंड अगर लेट सपोज रिटायर्ड है तो रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन की इनकम मिलती है, लेकिन जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद में जो पेंशन की इनकम वाइफ को मिलती है वो वाइफ के हैंड्स में फैमिली पेंशन की इनकम बोली जाती है, और ये वाइफ के हैंड्स में ही टैक्सेबल होती है, वाइफ की ही इनकम होती है ये, और वाइफ को ही उस पर टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब देखिए आजकल हाउसवाइफ घर को मैनेज करने के साथ साथ क्या करती है, कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर देती है, जैसे वो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं, कोचिंग सर्विसेज देना स्टार्ट कर देती हैं, अपना छोटा मोटा बुटीक खोल देती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम स्टार्ट कर देती हैं, अपना पार्लर स्टार्ट कर देती हैं, फ्रीलांसिंग का वर्क स्टार्ट कर देती हैं, अपने घर से ही वो काम करना स्टार्ट कर रही हैं। तो इससे अगर उनको जो बैंक में अगर कोई अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट क्लाइंट के थ्रू, तो वो तो टैक्सेबल होता ही है, और इसका जो कैश रिसीव करती हैं वो, और इस कैश को जब वो बैंक में डिपॉजिट करती हैं तो वो भी इनकी इनकम होती है जिस पर टैक्स पे करना होता है और आईटीआर में अपना रिपोर्ट करना होता है। ओके, तो देखिए कैश हाउसवाइफ के हैंड से कौन कौन सा कैश जो है बैंक में जा सकता है। एक तो ये हो सकता है कि हस्बैंड से मिला हुआ गिफ्ट हो, वो कैश डिपॉजिट कर रही है तो वो इनकी इनकम नहीं होती, या वो पिन मनी जो सेव करती हैं कुछ पैसा घर खर्च के बाद में, उसको जब डिपॉजिट करती हैं तो वो भी उनकी इनकम नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर वो इस तरीके का किसी पार्ट टाइम बिजनेस का कोई कैश होता है, जब वो इसको डिपॉजिट करती है तो वो इनकी इनकम होती है और उनको इस पर टैक्स पे करना होता है। अब अगर वाइफ ने अपने अकाउंट से शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर इससे जो इनकम होती है, ठीक है, इनको सेल करने पर जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम होती है, ये क्या होती है, टैक्सेबल होती है, और इसको इनको अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना होता है। शेयर से अगर इनको कोई डिविडेंड इनकम मिलती है तो ये भी इनकी इनकम होती है, इस पर इनको टैक्स पे करना होता है, आईटीआर में रिपोर्ट करना होता है। यहाँ पर डिविडेंड इनकम पर ये भी ध्यान देना होता है कि इस पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है, तो आप 26A जरूर डाउनलोड करें, वहां देखें कि किन किन इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ के केस में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, यहाँ भी उनकी इनकम के कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जहां पर जो पैसा मिलता है वो टीडीएस डिडक्ट होने के बाद मिलता है, और आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है रिफंड क्लेम करने के लिए, अगर आपको रिफंड चाहिए अपने पैसे का तो। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अभी हमने देख लिया कि उनके बैंक में कौन कौन सा पैसा डिपॉजिट हो सकता है, उसमें से कौन सी उनकी इनकम होती है, क्या उनकी इनकम नहीं होती, और उसमें से भी टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है, और कौन सी ऐसी इनकम होती है जहां पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आईटीआर फाइलिंग हाउस वाइफ के लिए कब मैंडेटरी है, कब उन्हें मैंडेटरी बेसिस पे आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो अगर जैसे मैंने आपको बताई थी कि उनकी इनकम किसके सोर्सेस से हो सकती है, ठीक है, तो जो उनकी टैक्सेबल इनकम होती है, अगर पूरे साल में आप टैक्सेबल इनकम देख लो, पूरे साल में जो टैक्सेबल इनकम है वो 4 लाख से ज्यादा है, मैं बात कर रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 की, अगर इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो उस वाले केस में उनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। या फिर अगर उनका कहीं टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जैसे एफडी इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट होता है, 50,000 से ज्यादा मिलती है, सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख से ज्यादा मिलती है, रेंटल इनकम वो रिसीव कर रही हैं, जो उनके खुद की प्रॉपर्टी होती है उस पर रेंटल इनकम रिसीव कर रही हैं, और वो रेंटल इनकम अगर एक महीने में 50,000 से ज्यादा का रेंट रिसीव करती है तो यहाँ पर जो टेनेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में पे करें, तो इस पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है, डिविडेंड इनकम होती है उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है। तो 26A डाउनलोड करें, टीडीएस कहीं डिडक्ट हुआ है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है रिफंड को क्लेम करने के लिए। शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस अगर आपने किए हैं, ठीक है, अब उससे आपको कितनी भी इनकम हो रही हो, लेट्स सपोज आपकी 4 लाख से कम इनकम है, आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो इनकम होती है, शेयर मार्केट क्या करता है, इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, शेयर मार्केट इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है, तो ये क्या होते हैं, आपके एआईएस में शो हो जाती हैं, और आपको उनको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आईटीआर फाइल करना कहीं ना कहीं ठीक रहता है, रिकमेंड किया जाता है कि एआईएस में अगर ट्रांजैक्शंस है तो आप अपने आईटीआर को फाइल करें। अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, आप एफ&ओ कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है, आपको लॉस हो गया है, उस लॉस को आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हैं तो आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। अब देखिए हमने बता दिया कि कब कौन सी इनकम होती है और आईटीआर फाइल करना कब जरूरी होता है। आईटीआर फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होता है हाउसवाइफ के ऊपर, तो हाउसवाइफ के ऊपर 4 आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4।
अब इसमें से आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा वो समझते हैं। आईटीआर 1 फॉर्म हाउसवाइफ कब फाइल कर सकती हैं? तो देखिए, अगर आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, अगर आपको कोई किसी तरीके का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होता है, या शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो भी अप टू ₹1,25,000 है, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होता है। शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, तो ये वाला गेन है, तो आप आईटीआर फाइल कर सकती हैं, आईटीआर 1 फाइल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 से ज्यादा का है, तो फिर आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। तो आईटीआर 1 फॉर्म कौन फाइल कर सकता है? अगर आपकी रेंटल इनकम है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो भी केवल 1,25,000 रुपीज तक है, तो कर सकती हैं। सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है, एफडी की इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन की इनकम मिल रही है, या फिर कोई अदर आपकी पार्ट टाइम इनकम है, जो कि हमने समझी थी पार्ट टाइम बिजनेस है, उसकी इनकम है, तो फिर आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकती हैं। अब अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अब ₹1,25,000, इस केस में आपके ऊपर आईटीआर 2 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। आईटीआर 2 फॉर्म कौन फाइल कर सकता है? अगर आपकी रेंटल इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कितना भी हो, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है, एफडी की इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन की इनकम है, या फिर अदर कोई पार्ट टाइम बिजनेस की इनकम है, तो आप आईटीआर 2 फॉर्म फाइल कर सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईटीआर 4 फॉर्म की। तो अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, जैसे अभी हमने देखा था ना कि हाउसवाइफ पार्ट टाइम बिजनेस भी करती है, तो अगर आपकी बिजनेस की इनकम है और आप उसको पार्ट टाइम बिजनेस दिखाना चाहते हो, तो आप आईटीआर 1 और 2 में भी दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप उससे अच्छा खासा अर्न कर रहे हो और आप उसको मेन बिजनेस अपना शो करना चाहते हो, तो आप आईटीआर 4 फॉर्म फाइल कर सकते हो। इस केस में आप अपनी बिजनेस इनकम दिखा सकते हो, ठीक है। अंडर सेक्शन 44 AD में प्रिजम्पटिव बिजनेस का आप शो कर सकते हो अपना। तो यहाँ पर आईटीआर 4 फॉर्म कौन फाइल कर सकता है? अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, ठीक है, तो पार्ट टाइम शो कर रहे हो, अदर इनकम में शो कर रहे हो, तो 1 और 2 फाइल करके कर सकते हो। लेकिन मेन बिजनेस इनकम शो कर रहे हो, तो आपको आईटीआर 3 या 4 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। बिजनेस इनकम है आपकी, इसके साथ रेंटल इनकम हो सकती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू ₹1,25,000, तो आप आईटीआर 4 फॉर्म फाइल कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है, एफडी की इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन की इनकम मिल रही है, तो आप आईटीआर 4 फॉर्म फाइल कर सकते हो। आईटीआर 3 फॉर्म कौन फाइल कर सकता है? तो अगर आपकी बिजनेस की इनकम है 44 AD वाली, आप फाइल कर सकते हो। अगर आपको F&O इंट्राडे की इनकम हो रही है, ठीक है, तो भी आपको आईटीआर 3 फाइल करना रिकमेंड किया जाता है, आईटीआर 4 रिकमेंड नहीं किया जाता। इसके साथ में आपकी कोई भी इनकम हो सकती है, आपकी रेंटल इनकम हो सकती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की हो सकती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हो सकती है, कितनी भी, ओके, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो, एफडी की इंटरेस्ट हो, फैमिली पेंशन की इनकम हो, कोई भी इनकम हो, आप आईटीआर 3 फॉर्म फाइल कर सकते हो। तो जो पर्सन आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होते, वो पर्सन आईटीआर 3 फॉर्म फिल करके अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके बाद में आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है? तो अगर आपके ऊपर आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर्म एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपको 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर फाइल करनी है। और अगर आपके ऊपर आईटीआर 3 और 4 फॉर्म एप्लीकेबल हो रहा है, तो आप 31 अगस्त तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो। अगर आप इन ड्यू डेट्स को मिस कर जाते हो, यहां तक आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पा रहे, तो आपके पास ऑप्शन होता है बिलेटेड आईटीआर को फाइल करने का। तो आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हो। लेकिन बिलेटेड आईटीआर के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे जो भी आपका टैक्स बन रहा है वो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा, इसके साथ में आपको लेट फीस भी पे करनी होगी। अगर आपका कोई लॉस है, जैसे F&O इंट्राडे का लॉस है, तो आप इनको फ्यूचर ईयर्स में फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो लॉसेस के केस में आपको ड्यू डेट तक आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए, जिससे आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाओ। इसके बाद में अगर आपके आईटीआर में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो। आईटीआर रिवाइज करने की ड्यू डेट क्या होती है? आप 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी होती। लेकिन अगर आप इस डेट को भी मिस कर जाते हो, आपके आईटीआर में कोई मिस्टेक होती है, तो फिर आपको 3 महीने और मिलती हैं। फिर आप क्या करते हो, 31 दिसंबर के बाद अगर रिवाइज करते हो, तो आप 31 मार्च तक अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन इस वाले केस में आपको लेट फीस के साथ अपनी आईटीआर को रिवाइज करना होगा, ठीक है। नाउ हाउसवाइफ को आईटीआर फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट्स मिलती हैं? तो हाउसवाइफ अगर कोई लोन लेना चाहती है, ठीक है, कोई पर्सनल लोन, व्हीकल लोन,
होम लोन लेना चाहती हैं, तो इस केस में बैंक क्या करती है, लोन को अप्रूव करने के लिए पिछले 3 सालों का आपका आईटीआर मांगती है। तो आईटीआर फाइल आपको कर देना चाहिए। अगर आप सोचो कि आपको फॉरेन घूमने जाना है, तो एम्बेसीज वीजा प्रोसेसिंग के लिए आपसे लास्ट 3 to 5 ईयर्स का आईटीआर मांगती है, तब भी आपके लिए आईटीआर बेनिफिशियल रहता है। जो आईटीआर होती है वो आपकी इनकम का प्रूफ रहती है, आपकी 1 नंबर की इनकम बन जाती है। तो आईटीआर फाइल करना इसके लिए भी ज्यादा अच्छा रहता है। आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हिस्ट्री बन जाती है, वो आईटीआर फाइल करके आपका जो फाइनेंशियल डेटा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हिस्ट्री बन जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इनकम का प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहता है। फ्यूचर में आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करने का सोचो, कोई प्रॉपर्टी बाय करने का सोचो, तो आईटीआर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है, टीडीएस रिफंड बन रहा है, तो आपको आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए, तभी मिलेगा आपको रिफंड, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए, अदरवाइज आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। ओके, तो ये था हाउसवाइफ के आईटीआर फाइलिंग के बारे में सारी कंप्लीट डिटेल्स। प्रैक्टिकल अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।